हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो देखिए, आज आपके लिए लाया हूं मैथ का सैम्पल सेट 6। इसमें हम लोग 100 मैथ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि ये बिहार बोर्ड यानी कि BSAB बोर्ड ने जिस तरह से मॉडल सेट लॉन्च किया है उसी मॉडल सेट आधारित इसको हम सोल्व करेंगे और टोटल आपको यहाँ पे 100 सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम जब आए हैं पढ़ने के लिए तो हिम्मत बना कर रखिए। आपको मैथ बनाना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन बोले तो कम से कम 1 घंटा से तो प्लस टाइम लग ही जाएगा। कोशिश करेंगे फास्ट करने के लिए। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन बाकी सब सारा सवाल आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम बस हिंट करेंगे, आप बनाते जाना। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग में, वो भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और आप किसी और से बोर्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, कोई और बोर्ड से आप रिलेटेड हो या किसी और बोर्ड से संबंध हो आपका, किसी और बोर्ड किसी और स्टेट से, तो वो भी वीडियो देख लीजिए। बिकॉज मैथ तो सभी के लिए बराबर है। स्पेशली यहाँ पे बस सिर्फ बिहार बोर्ड के 100 ऑब्जेक्ट लाए क्योंकि उसका एग्जाम होने वाला करीब, और आपका तो अभी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। इसलिए देखिए, आप लोग भी अगर आ गए तो देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इजी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको एक जगह करते हैं। चलिए सवाल हमारा फर्स्ट दिख रहा है आपको? ओके, साइड में हम लोग सोल्व कर लेंगे सवाल को। चलिए, सवाल हमारा फर्स्ट क्या बोलता है? सवाल बोलता है क्या कि बहुपद दिया हुआ है, इसका घात निकालना। बहुत हल्का सवाल, तो बहुत मतलब 80-100 सवाल में तो 50 सवाल एकदम हल्का रहेगा जो आप आराम से बना लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस में रखिए, है ना, प्रैक्टिस में रखिए। इसका घात बोले तो जो सबसे बड़ा वैल्यू वही घात होता है। सबसे बड़ा वैल्यू कितना है? 2 है, तो जाहिर सी बात इसका घात कितना होगा? सॉरी, पावर 3 है, तो जाहिर सी बात घात भी क्या होगा? 3 ही होगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। चलिए, बोलता क्या, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। ये सवाल कितना बार बनाया आपको याद होगा? फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -15। तो बोलता है बहुपद निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर। बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? दिया हुआ 2, तो 2 कर लेते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? -15। तो इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15। देख रहे हैं क्या आंसर आ गया इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। यानी कि 2 का आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन हमारा बी जो हो गया, बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है? तीसरा सवाल पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है x³ प्लस bx प्लस cx प्लस डी। त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक है, शून्य है, एक शून्यांक शून्य है, तो इसके अन्य 2 शून्यांक का फॉर्मूला निकालना है आपको। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए एक शून्यांक शून्य दीजिए, मतलब कि पता क्या है आपको? इसका फॉर्मूला जाना पड़ेगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये फार्मूला होता है। ओके, तो जब इसका फार्मूला होता है क्या? C/A होता है फार्मूला। ठीक है, C/A होता है। अब देखिए, बोला क्या कि एक शून्यंक शून्य हो, को एक शून्य को शून्य मान लेते हैं, चाहे अल्फा को माने, चाहे बीटा को, चाहे गामा को मानते हैं। अगर मैं अल्फा को मानता हूँ शून्य, तो यहाँ पे शून्य बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सबको शून्य कर देगा। अगर अल्फा को शून्य माने यहाँ पे, तो यहाँ भी शून्य मानना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि शून्य माने पे तो 0 हो जाएगा, गुना करने पे तो 0 होता है। अब बचा क्या? बीटा गामा। बीटा गामा बचा क्या है? C/A। तो फिर यही बोला ना, दूसरा शून्य क्या होगा? तो हम क्या माने? दूसरा शून्य क्या हमारा हो जाएगा? दूसरा शून्य हमारा देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो दूसरा शून्य क्या निकलेगा हमारा? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल, 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्य को जब 0 माने तो ये 0 हो गया, अल्फा को 0 माने तो 0 हो गया। अब ये 2 शून्यक हमारा बचा बीटा गामा, तो इन दोनों का गुणनफल हुआ ना, 2 अन्य शून्यों के ये दोनों हो गया, गुणनफल क्या हो गया? C/A। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोलता क्या कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री बढ़ता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? बहुत बड़ा सवाल मैं आपको पढ़ाया हूँ। पहले सूरज की मीनार की छाया झुकाव जो है 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले 45 था, यहाँ तक कितना था? 45। अब फिर हो गया कितना? 60 हो गया, बढ़ गया ABC। अब बोलता है तो मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, यानी कि ये D है, तो ये 50 मीटर क्या घट गया, यहाँ पे आ गया 60 पे आ गया तो घट जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम? किसी एक इसको मान लेते x होगा, है ना। तो मान लो tan 60 से लेते हैं, tan 60 बराबर क्या होगा? लंब/धर, है ना, √3/2 होता है। सॉरी, tan 60 वैल्यू √3 होता है, h/x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? देखो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, क्रॉस गुना कर लेंगे तो x √3 बराबर h। तो x बराबर क्या हो जाएगा? h/√3। ये आपका x का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गया। ठीक है, हमको निकालना है एक्चुअली ये h निकालना है। तो h कैसे निकालेंगे? चलिए, तो हम यहाँ पे इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमको स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या कहते हैं? tan निकालते हैं, tan कितना डिग्री?
tan 45 डिग्री, सॉरी tan 45 डिग्री है ना, tan 45 से निकालेंगे तो tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब हमारा h हो गया, आधार कितना हो जाएगा 50 प्लस x, ये ना आधार, ये लंब हो गया, लंब बटा आधार, आधार 50 प्लस x, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1x बटा 50 प्लस x। ओके, अब क्या करें, क्रॉस गुना कर दो तो 50 प्लस x बराबर h हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू कितना है h/√3, तो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चलिए इसको और नीचे करता हूँ मैं, देखिए तो x का वैल्यू आ गया h/√3 यहाँ पे, तो 50 प्लस h/√3 बराबर h, इसको उधर भेज देते हैं तो h माइनस h/√3 हो गया। एलसीएम कर लेंगे तो कितना होगा, √3 एलसीएम हो जाएगा तो √3h माइनस h। ठीक है, और ये 50 यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, अब नीचे मैं जा रहा हूँ, ये 3 से √3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 50 √3 क्रॉस गुना करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से h ले लो कॉमन, तो √3 माइनस 1, यहाँ से ले लिए h कॉमन हो गया। अब हमको h निकालना था ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा, देखो 50 √3 बटे √3 माइनस 1, तो हमारा ये आंसर अभी नहीं हुआ। देखो ऑप्शन ऐसे में ऐसे नहीं दिया, देखो कैसे आंसर दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको कर लेंगे परमेयकरण। परमेयकरण करने बोलने को मतलब जो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कर लो ऐसे। तो लॉन्ग सवाल, हालांकि देखो ये सब सवाल 5 नंबर में आता है, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया हुआ है, तो इसमें टाइम मेरा कुछ नंबर जा रहा, तो क्या गुना कर लो, तो गुना ऐसे रहें तो गुना कर लें, गुना कर ले तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से, और नहीं तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। चलो गुना करते हैं, इसको गुना करें कितना आएगा, 3 को 50 दिया 150 हो जाएगा है ना, √3 को √3 गुना करें 3 हो जाएगा 50, अब 50 √3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा ना, अब 1 का स्क्वायर का तो 1 ही होगा, a² माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लेते हैं। अभी 50, इसमें से 50 ऊपर से लेते हैं 50 कॉमन, तो 50 कॉमन लेंगे तो 50 तिया 150 प्लस √3/2, काटा पीटी करो तो कितना जाएगा 25, पता क्या चला 25 इंटू √3 प्लस √3। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है, कभी कभी 2 नंबर में तो पक्का आता है ऐसा सवाल, लेकिन देखो किस्मत का धनी हो तुम लोग, क्या ये दिया हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव में सवाल दिया हुआ है, देखो ऑप्शन डी। तो ये सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो इस पहले हल्का वाला सवाल देख लेना, हल्का जो रहे उसी को बना लेना। ठीक है, ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं बनाओ, लेकिन बनाओ, अभी हो सकता नहीं आए 2 नंबर में सवाल आ जाए तो क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा। ओके चलिए, तो अब पढ़ते हैं 5 नंबर सवाल, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, देखो ये सब सवाल भी मैं बताया हूँ, तो 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया जमीन के साथ 2√3 मीटर लंबी है ना, तो बोलता है थीटा को निकालना, तो क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना √6 है, आधार 2√3 है, तो 2 तिया 6, 3/√3, 3/√3 हो गया ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुना √3 लिख सकता हूँ, 3 को √3 गुना √3 और नीचे √3 लिखा हुआ, तो √3 कर दा, कितना बचा √3, और √3 का वैल्यू कितना होता है tan 60 का वैल्यू है ना जी, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब देखो 6 नंबर सवाल, 6 नंबर भी बड़ा मजेदार के सवाल है, बोलता क्या कि PQR में AB समांतर, ये दोनों आपस में क्या समांतर है, ABQR समांतर है, तो ये बोलता है कि PAB का क्षेत्रफल जो होगा PQR के क्षेत्रफल के अनुपात दे दिया। तो आपको पता है जब त्रिभुज, जब जो है जब त्रिभुज A पूरा लिख देते हैं ना, PAB, देखिए PAB और अगर समांतर हो, त्रिभुज के समांतर है, तो इन दोनों त्रिभुज के दिया अनुपात दे दिया है। ठीक है, अनुपात दे दिया क्या, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, कैसे सर्वांगसम होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और बोल रहा आपस में क्या है समांतर, ये दोनों आपस में समांतर है। जब QR समांतर होगा AB का, तो ये दोनों क्या हो जाएगा सर्वांगसम, समरूप त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज बन जाएगा। अब जब त्रिभुज जब समरूप बन गया, तो आप पढ़े हैं जब किसी त्रिभुज के समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, पढ़े है ना। तो क्षेत्रफल का अनुपात कौन होगा, पहले PAB बटा क्षेत्रफल लिखते हैं एरिया ऑफ PAB, और एरिया ऑफ कितना लिखते हैं PQR। देखो इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया, PAB का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल। PQ देखो क्या लिखा PQ है ना, PQ लिखा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, जब दो त्रिभुज समांतर हो है ना और समरूप हो, तो उनके उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो PAB का क्षेत्रफल बटा PQR का क्षेत्रफल, तो PAB का भुजा कौन है PA है, PAB का भुजा PA है, तो PA बटा और PQR का भुजा क्या है PQ है,
इस त्रिभुज का पी ए हो गया, इस त्रिभुज का पी क्यू हो गया, है ना, भुजा पी क्यू, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और पी ए पी क्यू कितना दिया, बोलो पी ए कितना दिया, देखो पी ए बी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया, 1/2, यानी कि 1/2 ऐसे स्क्वायर दे दिया, है ना जी, ऐसे स्क्वायर दिया ना जी, बिल्कुल स्क्वायर दे दिया यहाँ पे। तो हम ऐसे ही कर ऐसे इसको रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ हम क्या कर इसको क्या कर सकते हैं, पी क्यू अलग, देखो पी क्यू को अलग करते हैं, या तो पी क्यू नीचे दिख रहा है ना, पी क्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो पी क्यू को 1 से गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, देखिए पी क्यू को 1 से क्रॉस गुना कर लिए, ठीक है। और यहाँ किसे गुना करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो अभी स्क्वायर नहीं डालते हैं क्योंकि ये क्षेत्रफल का दिया हुआ है इतना, ये क्षेत्रफल का दिया हुआ है। पी ए बी 1/1 और पी क्यू आर अनुपात 2 दिया, ठीक है। पी ए बी का अनुपात 1 दिया और पी क्यू का अनुपात 2 दिया, ठीक है। अब ये हमारा बराबर हो रहा पी ए स्क्वायर, पता क्या चल रहा, पी ए स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर बराबर 1/2 पता चला, चूंकि क्षेत्रफल के बराबर है यहाँ पे। तब क्या क्रॉस गुना करो तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 2PA स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायर जब ई स्क्वायर उधर कर देंगे तो सिर्फ पी क्यू हम लिखेंगे तो √2 हो जाएगा, और इसका तो स्क्वायर तो कुछ काम ही नहीं आएगा ना, स्क्वायर से तो रूट कर देगा, इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए स्क्वायर कहते हो, चला गया स्क्वायर, लीजिए चला गया, तो √2 तो रूट में रहेगा, पी ए हो जाएगा बाहर, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ तक पता चल रहा है। अब हमको सवाल क्या बोलता है, पी क्यू, देखिए सवाल होता है पी क्यू बटा ए क्यू निकालना हमको, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू, है ना, पी क्यू को हम पी क्यू रहने देते हैं क्योंकि पता है, और ए क्यू हमको नहीं पता, तो ए क्यू को कैसे लिखेंगे हम, पी क्यू में से ए पी घटा देंगे, पी क्यू में से ए पी घटा देंगे तो पी क्यू पता चल जाएगा, है ना, ए क्यू पता चल जाएगा। हमको निकालना क्या, ए क्यू निकालना, देखो ध्यान समझो, हमको यहाँ पे ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है ना डियर, ए क्यू निकालेंगे कैसे, पी क्यू में से ए पी घटा देंगे, तो हम लिखेंगे पी क्यू माइनस ए पी, तो पी क्यू में से ए पी घटेगा तो क्या बचेगा, ए क्यू बचेगा, क्लियर से बात है, ओके। अब देखो घटाते हैं, पी क्यू का वैल्यू कितना आया, देखिए √2P आया था, ये था ना, √2P आया था, और इसका वैल्यू कितना आया, देखिए इसका वैल्यू देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना आया था पी क्यू का, यहाँ पे √2PA माइनस, और ये क्या है, ए पी या पी ए जो बोलो, ए पी या पी ए जो बोलो ना, हम चलो ए पी या पी ए रहने देते हैं, है ना, ए पी को हम पी ए भी लिख सकते हैं ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे √2PA हो गया, और यहाँ पे ए पी ले लो, कॉमन ले लो तो भी हो जाएगा, ओके। तो कॉमन नहीं लेंगे तो भी हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो 1 मिनट, ओके। तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे पी ए, देखो ये है ना, ये पी ए ले लिए कॉमन मैंने, तो पी ए कॉमन ले तो क्या बचा, √2 - 1 बचा, ये पी ए कट गया, क्या बचा, √2 बटे √2 - 1 बचा, इसको क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, √2 + 1 हो जाएगा और √2 + 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और √2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √2 हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए यहाँ देखो a - b a + b, अभी मैं बता रहा था a - b a+ क्या होता है, a² - b², तो √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 आएगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, अब गुना करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो पता क्या चला, 2 + √2, जो कि ऑप्शन में है नहीं, 2 + √2 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आया। तो ऐसे बनाना पड़ेगा, देखिए ऐसे ऐसे सवाल दे दिया आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में, तो बहुत मतलब बहुत बड़ी समस्याएं हो गई है, लेकिन घबराइए नहीं, कुछ हार्ड सवाल इसमें दिया है तो कुछ इजी भी सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आपको एग्जाम में पहले इजी सवाल बना लेना है डियर, क्योंकि एग्जाम में हमको नंबर लेना है, ठीक है, हमको काबिल ज़्यादा नहीं गिनाना है, एग्जाम में नंबर आएगा उतने ही काबिल गिना जाइएगा, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, तो 100 सवाल दे तो आराम से बनाए, लेकिन कोशिश है कि इन सब को बनाइए तो बेहतर है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मैथ आना चाहिए, बिकॉज पढ़ भी तो हैं किन से, तो जरूर मैथ आएगा। चलिए ये सवाल देखते हैं, ये सवाल तो बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, यदि ABC में BD बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ये BD 5 दिया, ठीक है, और BC 7, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है 7.5, ये DC कितना दिया पता नहीं है, एक ए का समद्विभाजक है, तो AB बटा AC निकालना है। तो जब भी त्रिभुज में ए का समद्विभाजक रहेगा तो इसका नियम बन जाता है कि AB बटा AC बराबर हो जाएगा BD बटा DC का, ओके। तो हम कर लेते हैं, तो देखो BD का वैल्यू तो पता है, BD का वैल्यू कितना पता, 5 पता है, और DC का वैल्यू कितना, देखो DC हमारा ये है,
तो डी से ये तो पूरा दिया ना, ये तो पूरा देखो ध्यान से समझो यहाँ पे, ये सब सवाल आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, यही सब सवाल बंदा फंस जाता है। 2 नंबर सवाल आ गया तो और दिक्कत हो जाएगा। देखो बी डी दिया है 5 और डी सी का वैल्यू तो दिया नहीं, ये जो 7.5 दिया पूरा बी सी दिया, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी दिया है, ठीक है। तो हम डी सी कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सर 7.5 में से घटा दीजिए ना 5, बिल्कुल 7.5 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा ये वाला, यानी कि कितना बचेगा जी, तो देखो तो 5 में से 5 गया, यहाँ 7.5 है डियर, तो 2.5 बचेगा, है ना, जाहिर है 2.5 बचेगा। तो पॉइंट काटो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, कितना गया 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, है ना। ऑप्शन क्या होगा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलो अब देखो एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण, जब एक रैखिक समीकरण है तो समीकरण जब एक ही रैखिक का है तो घात खाक होगा। घात मतलब बोले तो घात 1 ही खाक होगा, क्लियर बात है ना। घात क्या होगा, सिर्फ 1 ही घात होगा। चलिए बिंदु की चतुर्थांश बताया था मैंने, प्लस माइनस वाला, ये प्लस प्लस होता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बोलता क्या 4 - 3 मतलब प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किस में चतुर्थ में आ रहा है, इसका 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो बताया था जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात बोले तो क्या करना, बस घूंघट उड़ा देना इसको। तो 4 का स्क्वायर कितना, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना बी 3, यानी कि 10 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है। तो इन छोटे छोटे सवाल को हम लोग चुटकियों में करते आएंगे, और थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डियर, है ना, आपको टाइम देने की जरूरत है, तभी तो सीख पाएंगे कुछ ना कुछ, तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना जी। चलिए अब आगे सवाल देखिए, सवाल क्या बोलता है, देखिए डायरेक्ट फार्मूला। तो ये सब सवाल हल्का हल्का फटाफट कर लेते हैं। सेक उसका थीटा -1 किसके बराबर होता है, तो अब इतना भी नहीं जानेंगे तो क्या होगा, ये तो इजी फार्मूला सवाल का है। देखो बोलते हैं एपी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो एपी का 3 पद निकाले। तो पहला पद दे दिया 2, डी दे दिया है 3, तो सार्वंतर कैसे एपी कैसे निकालते हैं, एपी जब भी होता है तो 3 का मतलब डिफरेंस बराबर होता है, और डिफरेंस कितना दे दिए 3, तो 2 पहला पद तो 2 होगा, तो अब 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, अब 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो देखो 2 5 8 के रूप में है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें। चलिए 12 नंबर सवाल, बहुत हल्का सवाल यहाँ पे है। देखिए π/4 cos/π4, cos पाई का यहाँ पे वैल्यू 180 बैठाएंगे, ठीक है, तो sin 180/4 सब बना लीजिएगा आप, टेंशन मत लीजिए, cos 180/4, तो काटो यहाँ पे कितना आएगा 45 आएगा ना, 45 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना 4 चौक 16 से 20, तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। अब sin 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, कट जाएगा, क्या गया 0। कोई सोचने वाली बात है। 14 सवाल बोलता है विवेचक निकालना है इसका। चलिए तो बोलता है इसका समीकरण का विवेचक निकालिए, तो विवेचक कैसे निकालेंगे, विवेचक निकालने का फॉर्मूला जानते हैं ना, b² - 4ac, b² - 4ac, तो बैठा दीजिए। b का वैल्यू कितना है -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू 3 है, तो 4 चौक 16, स्क्वायर भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 12, अब 12 का 12 4 दूना 8, 8 × 24 सॉरी, तो -8 कितना गया -8, जो कि बहुत बार मैं सवाल पढ़ाया हूँ। सवाल तो ऑब्जेक्टिव का इतना पढ़ा दिया हूँ डियर कि आपको देखते ही ऑप्शन टिक लगाओगे, ठीक है, याद भी हो गया। 15 सवाल देखो तो कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या इजी है ना, क्या हो गया देखो तो ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय, तो परिमेय क्या होगा आंसर सी हो जाएगा। 16 सवाल बोलता है क्या, 16 सवाल यहाँ बोलता है डियर कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है और उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलो यार, जब मैं बताया था जब भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालने क्या किया था, बस उस पर 2 स्क्वायर चढ़ा दो। क्षेत्रफल दिया रहता भुजा निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे, उसका रूट कर देंगे, और जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल निकाले बोले तो स्क्वायर कर देना। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 16 81, क्लियर डियर। चलो बोलता है द्विघात समीकरण कौन नहीं है, द्विघात मतलब 2 घात वाला समीकरण कौन नहीं है। अब देखते कौन है द्विघात वाला। देखो यहाँ पे तोड़ेंगे a³ + b³ टूटेगा ना, a + b का होल क्यू टूटेगा ना, a + b का होल क्यू। चलिए यहाँ भी देखो x³ आ जाएगा, a + b का होल को तोड़ेंगे a³ + b³ तो x³ में आ जाएगा, और यहाँ भी गुना करो तो x³ में आ जाएगा, तो x³ कट जाएगा, तो ये तो द्विघात में, ये तो मतलब द्विघात समीकरण बन ही जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें x² हो जाएगा। चलिए ये क्या 2x - 3, चलिए तो इसको भी बनाएंगे ना, एक देखो ये तो स्क्वायर में है तो ये तो रहेगा ही रहेगा द्विघात समीकरण। ये देखो इसको भी गुना करेंगे तो आ ही जाएगा स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण रहेगा। लेकिन इसको जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे कटने का कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रहा, तो ये द्विघात समीकरण ये नहीं है डियर। ओके
चलो ध्यान समझो, जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को ध्यान सुनिए, फिर बाद में बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा सर, ध्यान से समझिए। देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 0, मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत काफ़ी है डियर। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो किसका वैल्यू होता है आपको पता है, साइन 45 का वैल्यू वही होता है, कॉस 45 का वैल्यू भी वही होता है ना, इजी से सवाल है। देखो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे, पांचों उंगलियां घी में नहीं डुबा लोगे आप लोग, बिल्कुल इसका 1 के बराबर होता है। देखो बोलता है क्या, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सवाल तो इतना बार बना लिए हैं कि हमको बनाने में शर्म लग रहा देखो -5 दिया हुआ है, x का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू कितना दिया -1, तो माइनस माइनस देखो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। ओके तो माइनस यहाँ पे -1 है और यहाँ भी माइनस दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, ठीक है। y1 कितना दिया हुआ 7 और y2 कितना दिया -3, तो हो जाएगा देखो कितना जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, -4 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32 है ना डियर, 16 16 32, 32 को तोड़ोगे तो कितना टूटेगा 4 चौक 16, 16 दूना 32। इस सवाल इतना बार पढ़ा दिया हूँ कि पक्का मैं बोल रहा हूँ बंदा देखेगा आंसर करेक्ट करेगा। बोलो इसका परिसर निकालना, क्या नहीं पढ़े हो परिसर निकालने के लिए, पढ़े है ना डियर मेरे, तो परिसर कैसे निकाल, सबसे बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से सबसे बड़ा कौन है बोलो तो, सबसे बड़ा इसमें से 30 है, ठीक है 30 है, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है यहाँ पे 9। परिसर बोले तो रेंज, रेंज उसको बोलते हैं, रेंज इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। कितना आ जाएगा आंसर, आगे नहीं किस कोई दिक्कत है, कितना हल्का सवाल है। 22वां सवाल बोलता है क्या, 22वां बोलता है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को एक अच्छी तरह फटा जाता है, एक पत्ती यदि से निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की क्या संभावना। अब आपको पता होना चाहिए ताश में 4 पीस इक्का होता है, 4 पीस गुलाम, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 इक्का 2 3 नहला धला, सब 4 4 पीस होता है। तो सिर्फ बोला इक्का, इन्हें बोला कि लाल रंग वाला काला रंग वाला, इन्हें बोला सिर्फ इक्का, तो इक्का मतलब 4 और टोटल पता कितना होता है, ताश में 52 होता है, 13 चौक 52, 13 चौक काटो 13 चौक 52, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखो ये सवाल तो मैं ही अभी ही आज कल शाम को पढ़ाया था ना, ये देखो अब देखो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर आपको पता है लंब बटा आधार होता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा। अब तो आप कर्ण निकालने का तो बच्चा थोड़ी ना है जो कर्ण निकालेगा, आपको पढ़ लीजिए कि लंब है 3 आधार 4, तो पक्का कर्ण 5 होगा क्योंकि पाइथागोरस का त्रिक होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर होता है, तो पाइथागोरस 5 आएगा। अब sin बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना दिया 3, कर्ण कितना दिया 5, 3/5, कोई दिक्कत है। तो 23 नंबर सवाल कितना आसान सा आ गया 3/5, कोई दिक्कत। 24 सवाल बोलता है अल्फा बीटा हो, अब देखो ये भी सवाल कितना, अब तो डायरेक्ट आंसर बंदा बोलेगा कि आंसर सर इसका ये होगा, क्योंकि इतना बार सवाल पढ़ा दे कि मैं क्या बोलूँ यार, लेकिन दिल को तस्कीर भी तो पहुंचना चाहिए ना कि हाँ रियल में बना पा रहे हैं। चलिए तो हम देखो रिलेशन क्या, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा गुना बीटा, सब में देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुना बीटा, तो हम पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है डियर। तो b का वैल्यू कितना दिया, -b का वैल्यू 6 है तो -6, a का वैल्यू 2 तो 2 तो -3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा मजा आ रहा ना, क्या होता है c/a, तो c कितना वैल्यू देखो c दिया हुआ -6 दिया हुआ है, बस मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और कहीं मत देखिए, 2 दिया हुआ है तो कितना हो गया -3 हो गया। ये दोनों बराबर है ना, मतलब क्या पता चला कि दोनों आपस में बराबर है। मतलब कौन बहुपद नहीं, लीजिए फिर बताइए बहुपद कौन नहीं है, तो बहुत ही मजेदार का सवाल है। देखो ये क्या, ये बहुपद है, इजी से आपको दिख रहा जी। मैं बताया था बहुपद नहीं होने का फंडा बताया था, अगर x रूट में रहे बहुपद नहीं होगा, अगर x बटा में रहेगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ये बात आप याद रखें। या तो x पर पावर माइनस रहे तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो देखो ये x बाहर है बहुपद है, ये भी x बाहर है बहुपद है, बाहर है बहुपद है, ये बटा में है इसलिए बहुपद नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 25 का सी हो जाएगा। इतनी बातें को ध्यान में रखें जो मैं बताता हूँ पहले से। ये बोलता है क्या, ये देखो दिया समान हो तो a का वैल्यू निकालो। अब देखो बंदा इसमें बहुत सारे फंस जाएंगे यहाँ पे, सर ये कैसे दे दिया, हम तो ऐसा बनाए नहीं। देखो ये a है, ये b है, और ये पूरा जो है ना c के बराबर है, ठीक है पूरा c के बराबर है। तो बोलता है मूल समान है, मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0, तभी तो होता है मूल समान है। जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है तभी तो मूल समान होता है। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो -4a दिया हुआ, -4a का स्क्वायर, ठीक है 4, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू खुदा ना खास्ता यही दिया हुआ है। और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए तो c का दिया 2a + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16a² हो जाएगा माइनस, अब देखो इसको गुना करो -4a है, चलो इसको अब एक अगले लाइन में गुना करते ताकि बंदे को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ना। चलिए ठीक है, देखो 4 दूना 8a माइनस 4a हो जाएगा, गुना करेंगे। अब इतना भी आपको नहीं आएगा तब तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। ओके तो मैं क्या बता रहा था, c का वैल्यू कितना दिया था जी, यहाँ पे डिलीट हो जा रहा, कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा, 2a + 1 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, 4 चौक 16a² माइनस 4 दूना 8a और 2a + 1 था
बराबर 0। तो 16a² माइनस 8 दूना 1 मिनट 4 है नहीं रहेगा, 4 दूना 8 है, अब होगा 2a यहाँ पे है, तो यहाँ पे कर लेंगे 4a², 4 दूना 8 हो जाएगा, a² प्लस 4a, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा 8a² हो जाएगा, अब प्लस 4a हो जाएगा बराबर 0। तो 4a ले लेते हैं कॉमन, है ना, तो 4 दूना 8a प्लस 1 बराबर 0। अभी तो 4a जाकर उधर घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 2a प्लस 1 बराबर 0। और क्या बचेगा, a बराबर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे तो, अच्छा 1 मिनट में यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा, और ये 2 नीचे, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो 1a बराबर कितना जाएगा 1/2, देखो ऐसे बनेगा। क्लियर है, तो आपको आता है बनाने b² - 4c, इस पर अरेंज करो, और c का वैल्यू 2a + 1, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, बस इसको जिस तरह से गुणनखंड करते गुना करते उसे गुना करें। देखो ये सवाल तो पढ़े ना कि 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल में से भाग देने पे मान क्या होगा, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल बोले तो ऐसे, और 64 के घनमूल बोले तो 64 के घनमूल बोले तो ऐसे, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, और घनमूल कितना होता है 4, भाग करो 4 दूना 8, कितना हल्का सवाल, 27 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। ओके, अब देखिए अगला सवाल बोलता है क्या कि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, सवाल बहुत बार बनाए हैं, तो क्या करेंगे, देखो sin tan को एक जगह कर लेते हैं, आप बराबर कर सकते हैं ऐसे, है ना, इसका वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे है। चलिए तो बना लेते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत आसान तरीके से, क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है देखो 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, sin थीटा बटा cos थीटा, पता है 3 sin थीटा। अब क्या करेंगे डियर, देखो साइन कट जाएगा, चूंकि वो ऊपर है, हमेशा ऊपर होता हूँ, तो चलिए यहाँ पे कट गया, चूंकि साइन ऊपर है एक नीचे है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बचेगा, इसको कर लेता ना √3 बटे cos थीटा, यहाँ क्या बचा 3 बटा 3 बच गया, तो 3 को इधर ले चलाओ, अब cos को इधर ले चल जाओ, क्रॉस गुना कर दो, है ना, क्रॉस गुना कर देते, चलिए तो क्रॉस गुना कर दें, तो क्रॉस गुना करेंगे क्या 3 cos थीटा हो जाएगा, अब बटा का √3 हो जाएगा, 3 को इधर भेजते हैं, ठीक है 3 को इधर भेजते हैं, तो cos थीटा बराबर √3 बटे 3 आ गया। अब देखो cos बराबर क्या, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार है ना बटा कर्ण, ये होता है, तो लंब निकाल लेंगे, आधार बटा कर्ण, तो हम p निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 में से आधार का स्क्वायर क्या करेंगे घटाएंगे, आधार का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा ना बच्चा, और घटा देंगे कितना आएगा √6 आ गया। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको इतना हम खिंचखच नहीं करते, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इजी से यहाँ पे बन जाएगा जो आपका सवाल दिया हुआ है। 1 मिनट इसको मिटाने दो पहले, देखो यहाँ पर हम इजी से बना लेंगे, इजी से कैसे बनाएंगे देखिए, ये तो आ जाएगा √3/cos थीटा कितना आ जाएगा √3/3, इतना आ गया cos थीटा बराबर आ गया। यहाँ पे देखो सवाल क्या दे, sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, होता है ना, बोलो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब पहले भी दिया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे देखिए कितना हो गया 2 हो गया ना, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा 2 बार हो गया 1 - अच्छा अब देखो 2 cos का फॉर्मूला कितना है, cos का कितना वैल्यू है √3/2 आया ना, √3/2 एकदम आसान तरीके से बन गया, √3/3 सॉरी 3 स्क्वायर, और 1 तो अब इसको क्या करेंगे 1 - 2 × 3/9 हो जाएगा, 3 × 9, तो देखिए कितना होगा, तो बस इसको बना लीजिए 1 - 6/9, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3/9 1/3 आ गया ना 1/3, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे टिक आउट हो जाएगा हमारा 1/3 हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखो सवाल हमारा 29 है, तो देखो ये सवाल तो बहुत बार पढ़ चुके हैं डियर, हमको नहीं लगता ऐसा सवाल मुझे बताने की जरूरत है फिलहाल, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका आंसर, आप बना लीजिएगा, ठीक है। 29 का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, देखो बनाइएगा, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करना, कॉट का निकालना, कॉट निकालेगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है ना, आधार बटा लंब होता है, तो कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण निकाल के इसका सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसका कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत बार सवाल मैं आपको बना करके बताया भी हूँ, है ना। चलिए अब देखिए ये सवाल बोलता है क्या 30 डिग्री, देखो क्या कितना एजी है, अब tan 15 है और tan 15 को किसके साथ लीजिए, tan 75 के साथ लीजिएगा, क्योंकि tan 75 tan 15 बनेगा पूरा कोण और ये बनेगा पूरा कोण, तो इन दोनों मिला के बनेगा 1 और इन दोनों मिला के बनेगा 1, क्योंकि tan को चेंज कीजिएगा cot में हो जाएगा cot 75 और यहाँ पे tan 75, तो cot 75 और tan 75 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, और यहाँ भी
tan 20 है ना, तो चेंज करें तो क्या बन जाएगा cot 70, यहाँ पे tan 70, तो cot 70 इंटू tan 70 क्या होता है 1, तो 1 को 1 से गुना करें क्या होगा 1 हो जाएगा। 31 का बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधी खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो सिंपल, जब भी बोला बराबर हो मतलब कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, ये थीटा निकालना है, जब सीधे खड़े खंभे का वैल्यू x है और छाया का वैल्यू x है, तो बराबर मतलब दोनों बराबर है, ये भी ऊंचाई भी x तो छाया भी x हो गया। अब बराबर करेंगे तो tan बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो करके कितना आ गया 1 आ गया। तो अब 1 किसके बराबर होता है, tan 45 का था ना, तो tan 45 ये तो होता है ना। 31 का आंसर क्या करेंगे सी कर देंगे, क्योंकि 180/4 तो क्या होगा 45 डिग्री होगा, तो tan 45 के बराबर होगा। चलिए, तो सवाल समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया ना, ये हो गया इसका आंसर डी हो गया। चलिए सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है। सवाल बोलता है क्या कि के 32 सवाल बोले नियामक k2k-3 तथा 4-7 को जोड़ने पर वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान क्या हो। तो झुकाव का फॉर्मूला होता है, देखो झुकाव का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं ना, झुकाव बराबर क्या होता है y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x1, ये झुकाव का फॉर्मूला होता है। झुकाव कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। चलिए y1 देखिए कितना दिया, ये पूरा जो है y1 है, तो क्या हो जाएगा k-3। अब y2 कितना दिया, y2 देखिए -7 दिया हुआ, और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा बाई। x1 कितना दिया हुआ 2 और x2 कितना दिया हुआ 4, देखो ना 4 दिया हुआ है, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है। तो 3 बराबर कितना हो गया k+4 हो जाएगा, और कितना हो गया -2, क्रॉस गुना कर लो तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा डियर, और k+4। तो देखिए k का वैल्यू कितना आ गया -6 हो गया, और 4 उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, है ना, 4 उधर जाकर माइनस बनेगा, तो -10। के का वैल्यू कितना गया -10। क्लियर है, कितना आसान से सवाल हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत लगा इसे बनाने में, कोई दिक्कत लगा, एकदम आराम से बना लिया ना, एकदम आराम से सवाल हमारा बन गया। ओके, तो हमारा आंसर आ गया ना -10, हम यहाँ पे लिख सकते हैं -10। चलिए अब देखिए आगे सवाल क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई के समान ऊंचाई को मिलाने वाले बिंदु को कहा जाता है, तो क्या होगा। किसी त्रिभुज के तीनों लंब, ये मतलब समझ रहे ना, ये त्रिभुज है, तीनों लंब बोले तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो साइज बना नहीं, फिगर देखिए ये है आपका त्रिभुज है, एक इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, तो तीनों लंब ऊंचाई के मिलान बिंदु को, ये जो बिंदु मिल रहा है इस बिंदु क्या बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे लंब केंद्र। क्या बोलेंगे, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए बोलता है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, सम प्रथम 10, तो प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य, तो सम संख्या का पहले निकालिए, कितना योग निकालेंगे, माध्य निकालने का हमको योग निकालना पड़ता है, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है n × n+1 होता है, तो 10 है ना, 10 + 1 कितना हो गया 11 हो जाएगा, 10 × 11 यानी कि 110, और बटा क्या करेंगे, बटा माध्य निकालने के क्या करते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं, तो 10 है ना, मतलब 2 4 6 8, इसको जोड़िएगा 10 तक, तो आएगा 110, और कितना पीस है 10 पीस है। माध्य निकालने तो वैसे करते हैं, जितना टोटल है करके और जितना संख्या है उसको डिवाइड करते हैं, काटेंगे तो कितना आ गया 11 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत आसान सवाल है ना। चलिए बोलता क्या, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए कैसा, समावेशी अपवर्जी या दोनों, तो क्या होगा इसका आंसर अपवर्जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे सवाल समझ आ गया। चलिए अब सवाल बोलता क्या कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो एक साथ 2 सिक्के उछाल लीजिए, तो एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड हो जाएगा। ये दोनों तो यही कंडीशन हो सकता है। अगर एक साथ 2 सिक्कों को उछालेंगे तो यही 4 कंडीशन आ सकता है, 4 बार 4 हमारा घटनाएं घट सकती है। बोलता कि कम से कम एक हेड हो, मतलब क्या समझे, कम से कम मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा चलेगा, है ना जी। कम से कम एक हेड हो, मतलब एक हेड रहेगा तो चलेगा, और एक से ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन एक हेड से कम नहीं होना चाहिए बाबा, है ना। तो एक से कम नहीं चलेगा, तो एक से कम किस में है, देखो टी यहाँ पे टेल है, इसमें तो हेड है ही नहीं, तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, इसमें 2 हेड, तो अच्छे सोने पे सुहागा हो गया, 2 हेड है, मतलब 3 बार घटना घट रहा, टोटल कितना है 3/4, टोटल कितना घटना है, टोटल 4 घटना है, 3/4। क्लियर है, आसान से बन गया हमारा 36 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कम से कम का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, मतलब कि एक हेड आए 100% लाजमी है कि एक हेड आए, एक से कम आएगा तो नहीं चलेगा, हाँ लेकिन एक से ज़्यादा आएगा तो सब गिनती कर लेंगे। तो क्लियर यहाँ पे पता चल रहा है ना, क्लियर पता चल, क्योंकि एक साथ 2 सिक्के उछालेंगे तो यही घटनाएं घट सकती है। चलिए 37 सवाल बोलता है, यदि
बहुपद दिया हुआ है, शून्यंक दिया, बोलता है अल्फा इंटू बीटा निकालने। देखिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, है ना डियर। तो C कितना है देखो तो C 10 है, तो 10/1 है। सोचने वाली ये कोई बात है ही सोचने वाली, कितना आसान से बन गया हमारा हमारा सवाल। चलिए बोलता है चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाली मान क्या होगा। अभी तो हम बना रहे थे कि 2 3 4 5 6 हो गया, आरोही क्रम हो गया, या अवरोही क्रम करेंगे तो भी हल होगा। तो बीच वाला वैल्यू बोलते हैं, बीच वाला वैल्यू क्या है बोलो तो, ये क्या है बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माध्यिका। 39 सवाल बोलता है कि √5 कैसी संख्या है, तो बता दीजिए √5 कैसे संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर सी बात है ना। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बोलता क्या कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। देखो पाई का वैल्यू दिया हो, धनी हो तुम लोग, पाई का वैल्यू नहीं बैठाना है, 1/3 पाई का पाई रहने दो। आर का वैल्यू कितना दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 गुना 6 कर लेते हैं, और एच का वैल्यू कितना दिया है 24, तो गुना 24 करते हैं, तो 6 3 दूना 6, तो देखो 4 दूना 6 दूना 12, 24 को गुना कर दो, है ना, 24 को 12 गुना कर दो, 24 को 12 गुना कर दो, तो 12 चौक 48 के 8 बचा 4, 12 दूना 24, 4 28, 288 पाई हो गया, है ना जी। 288 कहाँ गया, 40 का आंसर हो गया एक, क्लियर है। चाहे बोलता कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, जो घटना निश्चित 100% की घटना घटेगा तो घटेगा तो घटेगा 100%। जैसे अब पासा को उछालेंगे तो कन्फर्म है कि हेड आएगा या तो टेल, ये तो पक्का है, या तो हेड या तो टेल, एकदम कन्फर्म है कि आएगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता बोला जाए तो क्या होगा 1 होगा, और अनिश्चित बोले यानी कि असंभव बोले तो 0 हो जाएगा। बोलता कि कौन से अभाज्य संख्या लीजिए, भाज्य अभाज्य तो बच्चा वाला खेला ना, पहचानना है कि कौन से भाज्य कौन से अभाज्य। तो देखिए यहाँ पे भाज्य अभाज्य किसी अभाज्य बोलते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, बाकी उसके अलावा कुछ किसी से ना कटे। 29 तो किसी से भी नहीं करता है, यही तो आंसर हो गया। 25 तो करता है, ये 5 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, है ना जी, ये हो जाएगा। चलिए बोलते 43 में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कौन परिमेय संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए परिमेय संख्या कौन है, ये तो अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन बोला कौन नहीं है, ये भी तो अपरिमेय संख्या है, ये भी तो अपरिमेय संख्या है, ये जो है परिमेय संख्या है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 43 का आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। चलिए 44 सवाल बोलते हैं। 44 सवाल देखिए क्या बोलता है कि ABCD में DE समांतर दिया हुआ है, DE समांतर BC, कोई त्रिभुज है, तो AD बटा DB दे रहा है, यानी कि पहले फिगर बनाने तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा, ABC और यहाँ पे DE, ठीक है। बोलता कि AD बटा DB, देखो AD बटा DB, तो इधर क्या होगा AE बटा EC, क्लियर है, इधर AE इधर से EC हो जाएगा। तो AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं AD, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AD बटे DB दिया हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा AE बटे EC, क्लियर है ना। इधर ये कुछ नहीं है, इधर AD बटा DB, तो इधर AC बटा AE बटा EC, जैसे बोल इधर AD बोला था इधर हम AC लेंगे, इधर DB बोला था हम इधर EC लेंगे। चलिए तो AD कितना दिया हुआ है, AD 3/5 दिया हुआ है, और AE दिया हुआ है 4.8। बहुत बार सवाल बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल देखिए काटिए 3 से, कटेगा ना, 3 से कटेगा जी, 3 एकम 3 और कितना बचेगा 18, 3 से 18, 1.6 16 आ गया, 16 25 80, यानी कि 8.0 बराबर EC। तो EC का वैल्यू कितना हो गया 8.0, बोले तो 8 ही होगा, 8.0 का मतलब क्या हुआ 8 हुआ ना। चलिए बोलता क्या देखो कॉट बराबर दिया हुआ है, तो साइन का वैल्यू नहीं निकलेगा, आप जानते हैं ना, कॉट A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। तो कॉट बराबर क्या होता है लाल कक्का, तो ये हो गया क्या P हो गया, और ये B और P है ना, आधा बटा P हो गया, आधा बटा लाभ होता है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे, अब कर्ण निकालने की जरूरत नहीं डेर, आपको पता है कर्ण कितना होगा, कर्ण 17 होगा, क्योंकि पैथागोरस का नियम जानते हैं, तो निकाल लीजिए कर्ण P का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो 15 का 225, 8 का 64 करेंगे, 289 आएगा, 289 17 होगा। अब बोलते हैं साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण है ना, तो लंब हमारा क्या है P है, जाहिर सी बात है लंब हमारा देखो P है, और P दिया कितना 15 दिया हुआ है, और कर्ण कितना हमारा निकला, कर्ण निकला हमारा 17, तो 15/17, क्लियर है। P बटा H लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, 15/17, कोई दिक्कत है, कहाँ गया 15/17 जी 45 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 46 सवाल पढ़ते हैं, देखिए कितना का सवाल दिया यहाँ पे, बोलता कि cos A बराबर 1/2, तो इसका वैल्यू निकाल, तो बस इजी तो है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या दिया 1 - 2 cos स्क्वायर A, तो 1 - 2 cos का वैल्यू कितना होता है, देखिए cos का वैल्यू कितना दिया 1/2 दिया हुआ है, तो बस दिया हुआ तो बैठा लीजिए ना, 1 - 2 × 1/4, ठीक है, तो 2 × 2 = 4,
1 - 1/2, तो कितना 2 - 1 कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे फटाफट करेंगे यहाँ पे, तब तो मज़ा आएगा, कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। चलिए बोलता क्या, बहुपद दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का वैल्यू एकदम हमेशा जाने कि इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 8 ही आने वाला इसका आंसर, है ना। याद भी हो गया कि इसका आंसर 8 आएगा, क्योंकि देखो मूलों का गुणनफल बोले तो मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 8 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे C/A। चलिए तो लिख लेते हैं C/A, तो यहाँ पे लिखते हैं C/A, और ये 8। सी का वैल्यू कितना देखो सी का वैल्यू ए दिया हुआ है, और ए का वैल्यू की जब कुछ नहीं 1 है, तो सी का वैल्यू ए और ए का वैल्यू 1 बराबर 8, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा ना। हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए बोलता क्या, देखो समीकरण बोला अनंत हल है तो के का वैल्यू निकालना है, अनंत हल है तो के का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो अनंत हल का मतलब क्या हुआ, आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लाते हैं, इसको करते हैं। A1 हमारा कितना 1 है, देखिए A1 एक से 1 हमारा है, और A2 कितना है 5 है, तो 1/5, और A2 B1 कितना है 2 है, और B2 कितना है k है, और यहाँ पे 3/15। तो हमको किससे पता, हमको किसी से, इन दोनों भी बराबर का तो उतना ही आंसर आएगा, इन दोनों बराबर का तो उतना ही आंसर आएगा। तो k का वैल्यू कितना जाएगा, देखो गुना करो, क्रॉस गुना, तो आइए 5 दूना 10, ऐसे भी करोगे तो देखो 3 × 5 = 15, अब 5 दूना 10, मतलब जैसे कान पकड़ो कहाँ गई तो वहीं गई, है ना। आगे आंसर। चलिए बोलता क्या, देखो डायरेक्ट कॉसेक 90 क्या होता है, बोलो कॉसेक 90 क्या होता है, सेक थीटा, और साइन 90 क्या होता है, कॉस थीटा। अब बोलो सेक इंटू कॉस क्या होता है, कोई दिक्कत है इसमें, 1, एकदम हल्का हल्का सवाल है ना। चलो बोलते हैं यहाँ पे, किसी गोले का क्षेत्रफल, एक मिनट नीचे कर लेता पहले इसको, क्या क्या दिया हुआ है, एक मिनट। बोलता क्या, किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या क्या होगा। तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं क्या करेंगे। गोले का क्या फॉर्मूला होता है, गोले का होता है 4πr² होता है, ठीक है। और दिया कितना 144 दिया हुआ है, तो 4π का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, अच्छा पाई दिया हुआ, पाई तो हमको बैठाने की जरूरत नहीं, सॉरी पाई का दिया हुआ 144, पाई दिया हुआ तो पाई बैठा लिए। अच्छा तो कितना हो गया 4π, तो काट दो ना, पाई कट गया, और क्या 4 से काटो कितना आएगा, 4 3 12 4 6 24 36 आ गया, r² बराबर 36, वर्गमूल करोगे क्या हो जाएगा डियर, 36 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 6 बचेगा। हो गया आंसर, कहाँ गया 6, जी बिल्कुल 50 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो अभी आधा घंटा हुआ है, 45 मिनट हुआ है, अभी तो आधा बना, अभी आधा बाकी। चलो फटाफट करते हैं। यहाँ पे ABC दिया, कोण A 90 डिग्री है, BC 13 है, E 12 है, तो कितना होगा बोलो, पाइथागोरस नियम, पाइथागोरिक त्रिक दिखे, लंब कर्ण 13 है, आधार लंब 12 है, तो एक तो पक्का 5, इसका जोड़ी कहाँ गया 51 पे जाएगा आंसर BC। बोलता 52 पत्तों के गड्ढे में एक लाल पान का इक्का निकाल, लाल पान का इक्का, उसमें क्या था, सिर्फ इक्का था। अब यहाँ पे लाल पान का इक्का, तो पान पत्ता जो 2 भाग में बढ़ जाता है, एक लाल पान में पत्ता बढ़ता है, एक काला पान में बढ़ता है। तो लाल पान भी 26 पीस, काला पान भी 26 पीस, क्लियर है। तो हर लाल पान में भी दो इक्का, और काला पान में भी 2 इक्का, तो हो गया 4 इक्का तो होता ही है ना। तो लाल पान में 2 इक्का, काला पान में 2 इक्का। तो बोलता कि लाल पान का इक्का, तो लाल पान में तो 2 ही इक्का, और टोटल कितना है, टोटल हमारा 52 है, तो 1/26, क्लियर है, 1/26 हो जाएगा 52 का आंसर, ठीक है। तो हमको टोटल संख्या नीचे लिखना है, ऐसा नहीं कि 26 पीस लाल होता है सर तो 26 लिखेंगे नीचे, ऐसा नहीं, ठीक है। पूरा हमको टोटल संख्या नीचे लिखना है जी। तो काटेंगे तो 1/26 आ जाएगा। चलिए बोलते देखो वर्ग ची का निकालने क्या फॉर्मूला होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, हाँ ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा 2, यही तो करते ना। ऊपरी सीमा को निम्न सीमा से क्या करते, घड़ा जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, वर्गमूल बारंबारता बनाते हैं ना, उसमें तो ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। वर्ग चीज निकालते हैं, एफ दिया रहता है, एक्स निकालते तो क्या करते हैं, यही करते हैं ना। चलो बोलता क्या, देखो बहुलक जो ज़्यादा बार है वही बहुलक होगा। देखो 5 5 5 4 बार आ गया, हो गया आंसर सी। बोलता क्या, देखो इसका माध्य निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स माध्य कितना दिया है 10, माध्य बराबर दिया 10। क्या फॉर्मूला होता है माध्य का, सबका जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो जोड़ दो सबको, 6 + 8 + 9 + x + 13। अब बट्टे में कितना के पीस है, 5 पीस है ना, तो 5 50 हो जाएगा, और जोड़ो यहाँ पे। अच्छा कितना हो जाएगा, 9 6 15 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 5 13 23, है ना। 15 और 8 23 हो गया, तो हो गया 23 और 13 कितना हो जाएगा, 23 13 जोड़ दो, तो 3 3 6 36 हो जाएगा, प्लस x, तो घटा लीजिए यहाँ पे, x बराबर कितना हो जाएगा 50 - 36,
तो देखो 4 बचेगा और 4 में से 3 घटेगा तो 1 14 है ऑप्शन में जी बिल्कुल। क्यों नहीं ऑप्शन तो क्यों नहीं रहेगा, रहेगा। बोलता प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, 5 विषम संख्या। विषम संख्या का माध्य कौन कौन होगा, पहले विषम संख्या देखिए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। जोड़ दीजिए सबको, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, चूँकि 5 पीस है तो 9 1 10, 7 3 10 और 10 5 10 10 20 5 25, इस सबको जोड़ देना है। अब 5 से डिवाइड करना, कितना गया 5। एकदम बच्चा वाला खेल नहीं लग रहा, क्योंकि इतना बार सवाल पढ़ लें कि ये सब सवाल आएगा तो गर्दन छोड़ा दोगे तुम लोग। परिसर देखो यार फिर से आ गया वही सवाल, क्या रिपीट तो नहीं है, नहीं है रिपीट तो नहीं है। चलिए परिसर कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, छोटा कौन है 9, घटा दो कितना गया 21। चलिए 58 सवाल बोलता है कि इसका माध्य 7 है, तो ले यही सवाल सेम टू सेम सवाल यही दिया है। तो कितना बोला, तो हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं, है ना, सबको जोड़ लेते हैं। 7 बराबर जो है 1 + 4 + x + 5 + 12 बाई कितना पैसे 2 2 4 5 है, 7 5 35 कितना हो गया, देखो तो 12 5 17 17 5 कितना हो गया 22 + x, घटा दो यहाँ पे 22 आगे घट जाएगा इधर ना, तो कितना बचेगा 3 13 है ऑप्शन में जी बिल्कुल। 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड लीजिए यार, एक ही सवाल बार घुमा के क्यों दे रहा फालतू में, है ना, टाइम वेस्ट करवा रहा। अभी तो बनाया था हम लोग 3/4 आया था, चूंकि उछाले थे तो कितना हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, तो बोलता कम से कम 1 हेड, तो मतलब कम से कम हेड मतलब 3 बार तो आएगा, और बिना हेड 1 से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन कम से कम 1 हेड आ जाए तो आ जाए, बात ये है। तो सवाल घूम गया क्या। चलिए एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की क्या पड़ेगा, तो चित सिक्का को तो हेड है या तो टेल, चित या तो पट, तो चित आने के क्या पता, तो एक ही पीस आएगा, कोई एक ही आ सकता है 1/2, है ना 1/2। 60 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सब आपको टाइम देखो कवर हो रहा है इस हल्का सवाल में। बोलता क्या कि कौन से आप परमिशन के लीजिए, आप परमिशन कौन, ये तो परमिशन क्या है जी जानते, ये भी परमिशन क्या है, ये भी परमिशन क्या है, तो ये क्या होगी आप परमिशन क्या। बोलता क्या 1/7 का दशमलव % क्या हो, कभी शांत हो सकता है क्या, शांत होने का नियम है कि हर में नीचे में इसका फैक्टर या तो सिर्फ 2 के रूप में फैक्टर आए, या तो सिर्फ 5 के रूप में फैक्टर आएगा, या तो सिर्फ 2 और 5 के रूप में फैक्टर आए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। 3 कंडीशन आएगा नीचे हर में, तब हमारा हो जाएगा शांत, नहीं तो अशांत। तो हो गया आसान। 62 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो लीजिए 625 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। बोलेंगे सर कैसे लाए, इसको एचसीएफ कीजिए ना, 625 का क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, तो 5 5 25 देखो 5 5 25 25 25 125 125 25 625, 5 पर पावर कितना है 4, अधिकतम घात कितना है 4 है। अब इसको क्या करेंगे फैक्टर करके देख लीजिए आप, जिसको नहीं समझ में आ रहा बोलता क्या शून्य का निकालिए, तो इजी है ना, ये तो शून्य का निकालना इजी है। चलिए कैसे शून्य का निकालेंगे, तो गुना कर लीजिए यहाँ पे 2 एकम 2, तो x स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं, 1 मिनट, x स्क्वायर + 2x + x + 2 हो गया ना, ऐसे निकालेंगे शून्य। तो x कॉमन हो जाएगा, x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 1x + 2, तो क्या जाएगा देखो x + 2 और क्या जाएगा x + 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे निकल जाएगा यहाँ से, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा -2, यहाँ पे x बराबर -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -2 -1 या आंसर क्या हो गया 64 का आंसर डी हो गया। क्लियर है। चलिए डियर मन से पढ़िए ताकि मुझे भी मन पढ़ाने में मज़ा आ जाए, और मैं इतने मन से ही तो पढ़ा रहा हूँ डियर आपको। देखो बोलता क्या है कि बहुपद का मूलों का योग, यार कितना का सवाल दिया, अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a होता है ना, b/b, तो माइनस कितना 4 है, 4 -b में, तो 4 माइनस में है, तो माइनस +4, a की वैल्यू कितना 4 है, क्या 1 हो गया इसका आंसर। 65 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 65 का 1 हो गया। ठीक है क्लियर है प्यारे, तो देखिए आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलता कि मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा c/a, c का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो तो 1 दिया हुआ है, और एक का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ है, 1/4 कहाँ दिख रहा 66 का आंसर सी हो गया। चलो बोला कि 2 चरों वाले एक घातीय समीकरण दिया हुआ है, x बराबर दे दिए, तो y का वैल्यू कितना हल्का सवाल दिया, एकदम बच्चा सवाल नहीं दे, चटनी नहीं लग रहा आप लोग को, बोलो मुझे कमेंट करके बताना डियर कि आपको सवाल चटनी की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा, बोलो तो क्यों चटनी लग रहा, चटनी इसलिए लग रहा क्योंकि आप गर्दा छोड़ा दिए सवाल को। बोलता क्या 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है, एक रेखा 2 रेखा 1 बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 2 क्या बोलता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इनमें से कौन हल है। तो यहाँ पे करना क्या है, बोला क्या जाएगा कि 2 चरों वाले यहाँ है ना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जब बनाते हैं तो ग्राफ बनाना पड़ता है आपको, है ना, और जब ग्राफ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके जब ग्राफ बनाते तो कटता है, जैसे कोई ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है। अब जब ग्राफ बनाते हैं तो मान लेते कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, कभी एक ऐसे आता है कभी ऐसे आता है, तो
एक पॉइंट जहाँ आप जिस पॉइंट पे कटता है उसी पॉइंट को आप हल मानते हैं, उसी पॉइंट को आप आंसर बोलते हैं। तो एक बिंदु पे कटता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है, तो एक बिंदु ही होता है जिसको हम हल बोलते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों दो प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं एक दूसरे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर उसी बिंदु का उसका हल निकलता है, वहीं पर एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक बिंदु। अगर सरल युगपथ रेखीय समीकरण के आलेख एक दूसरे के समांतर हो, लीजिए समांतर होगा तो क्या कहीं काटेगा, जब दो रेखाएं आपस में समांतर है तो काटे तो नहीं पाएगा, जब काट नहीं पाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, नगण्य। क्या बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं नगण्य, मतलब कोई भी हल नहीं है ना। चलिए अब हम नीचे ले जाते हैं आपको अगला सवाल की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता क्या कि ए का मान के लिए समीकरण दिया अनगिनत हल, मतलब जिसका अनेक हल, तो क्या करेंगे, वही करेंगे। ये देखो पूरा ये दिया है A1 B1 ये पूरा C1 A2 B2 और C2, यहाँ पे देखो -1 दिया, -a दिया है, तो इस सब को उठा के इधर ले चलो, या तो माइनस को इधर ले चलो, यानी देखो 10x + 5y है ना डियर, तो a - 5 ऐसे रहने दो, चूंकि हम बता रहे हैं क्यों ऐसे रहने के लिए बोल रहे हैं, a - 5 कोई चीज़ चूंकि प्लस में है तो उसको प्लस में रहने दो। और सेकंड जो समीकरण है उसको उधर ले चल जाते हैं, यानी कि ये जो a है ना, a को उधर ले चले जाएंगे, ठीक है। तो a - 5 हो गया, a - 5 हो गया। और दूसरा क्या है 20x + 10y -a है, तो माइनस को इधर ले चलाएंगे तो क्या हो जाएगा a। अब देखो हमारा क्लियर आ गया, तो क्या हो जाएगा 10/20 बराबर 5/10 बराबर a - 5/a, है ना। बोलता अनगिनत हल है, तो हमको क्या निकालना है, हमको a का वैल्यू निकालना है, तो हम किसी से भी बराबर कर लो। देखो 10 दूना 20, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, तो किसी से बराबर कर लो, तो हम इसी से बराबर कर लेते हैं 1/2, मतलब 1/2 बराबर क्या आ गया a - 5/a। क्रॉस गुना करो तो a बराबर क्या हो जाएगा 2a - 5 दूना 10, इस 2 से गुना करेंगे ना तो 2a - 5 दूना 10, तो देखो 2a को इधर लाओ, तो a - 2a बराबर -10, तो कितना होगा -a बराबर -10, तो माइनस कट गया, तो a बराबर कितना आ गया 10। कोई दिक्कत आ गया ना, कितना वैल्यू, a का वैल्यू 10 आ गया, तो 70 का हमारा आंसर क्या हो गया, C हो गया। अब बोलते देखो इस सवाल भी मैं आपको बताया हूँ, एक मिनट में बताता हूँ इसका आंसर। चलिए हो गया, तो इसका तो आंसर पता चल गया C। 71 बोलता क्या, 71 बोलता ये कि यहाँ दिया हुआ है ये और a² + b², तो जानते हैं ना α² + β² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² बोले तो α + β का होल स्क्वायर -2α × बीटा, ये होता है। तो α + बीटा क्या होता है -b/a का स्क्वायर कर लेते हैं, और ये क्या होता है c/a, ठीक है। अब देखो इसमें b कितना दिया हुआ है, देखो b की जगह पे b ही दिया हुआ, अच्छी बात है, तो -b, और a की जगह पे क्या लिखा है, a की जगह पे a ही लिखा है, क्या बात है यार, सेम टू सेम। चलिए 2, और c की जगह पे क्या लिखा है, c की जगह पे c लिख रहा है, ओ माय गॉड, तो मतलब सेम, तो ये तो हो जाएगा -+ b² / a का स्क्वायर -2c/a। अब एलसीएम ले लो, तो a का स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो b का स्क्वायर माइनस, तो a तो यहाँ पे एक बच जाएगा ना, तो 2ac, देखिए तो है ऑप्शन में b² - 2ac, b² - 2ac बटा a² है ना, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर से बात, ऑप्शन है हमारा ए हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो गया। चलिए 72 सवाल देखते हैं। चलिए तो फिर अब देखो सवाल आ गया 72, बोलता कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को पहचानिए। द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ कौन द्विघात समीकरण होगा। देखिए जब इसको बनाओगे द्विघात समीकरण पहचाना, तो देखो इसको जब हल करोगे तो x² चल जाएगा, है ना, और इसका हो जाएगा x³ हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा, देखिए जब इसको बनाते हैं तो पता चलेगा आपको। ओके इसको हल कर देखते हैं, क्या x ले लेते हैं एलसीएम, देखिए यहाँ से x एलसीएम ले लिए तो क्या बन जाएगा x² + 3 बचेगा, और यहाँ पे पावर x², तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो x² + 3 बराबर क्या हो जाएगा x⁻3, तो ये तो द्विघात समीकरण तो है नहीं, यहाँ तो 3 घात आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तो क्लियर पता चला कि ये द्विघात वाला है, यहाँ कुछ झोल झाल भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे पावर देखो बढ़ जाएगा, यहाँ पे पावर 3 पावर दिख रहा। चलिए 73 सवाल है, तो द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति क्या होते हैं। देखो अब देखो हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू a ही दे रहा है, यहाँ देखो समीकरण a का वैल्यू a दे रहा है। अच्छा b का वैल्यू कुछ है, b का वैल्यू तो कुछ नहीं, चूंकि फॉर्मूला सवाल का था x² + bx + c इस रूप में रहेगा तब, तो b का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया यहाँ पे, x के रूप में, तो x का गुणांक तो रहेगा तब ना b होगा, x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, तो x का गुणांक b का गुणांक नहीं है, और c का गुणांक तो c है ही है, ठीक है। अब क्या मूलों की प्रकृति, तो b² - 4ac बैठा लो इसमें, तो b का वैल्यू कितना 0 दिया हो तो 0 बैठा लेते हैं, -4, a का वैल्यू a, c का वैल्यू c,
यानी कि आंसर कितना गया -4ac। तो जब जीरो बी का जब वैल्यू जीरो आ जाए यानी कि डी बराबर जो है डी जो है जीरो से डी जो है जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना, जीरो के बराबर आ गया। तो जब डी जीरो के बराबर आ गया मतलब क्या है, डी जो है जीरो से क्या है डी सॉरी ये तो बराबर आएगा, हाँ डी का वैल्यू माइनस में आ गया, डी का वैल्यू -4 आ गया, मतलब कि डी जो है जीरो से छोटा हो गया, डी बड़ा हो गया, है ना जी। तो इसको बोलेंगे वास्तविक अवास्तविक, मतलब वास्तविक नहीं है। चलिए बोलता है क्या बोलता है, मूल के समान होंगे तो मूल के को लिखिए। इसको अगर मूल समान तो बनाइए, इसको मूल समान मतलब समझ रहे हैं ना, 20 का -4ac बराबर 0। अब इसका निकाल लीजिए, मूल समान होंगे तो मूल हमको निकालना पड़ेगा, समान वाले तो 20 का -4ac। तो 12 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 12 का स्क्वायर देखो b स्क्वायर -4ac बराबर 0, मूल समान। तो b का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर -4 और a का वैल्यू कितना है 9, 80 का वैल्यू कितना 4 है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आएगा नहीं बराबर 144 माइनस, इसको ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो 9 चौक 36, 4 चौक 16, 16 9 144, देखिए क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर दे रहा है ये कुछ और, हम देखते हैं इसका तरीका अलग है बनाने का। तो चलिए यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ जब निकाला तो डी का ये डी निकाला ना, डी निकाल, चलिए तो डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। सवाल कहाँ गया, मेरा सवाल ऊपर है, एक मिनट, चलिए डी का वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो 0 आ गया तो अब मूल निकालने का फार्मूला होता है जी, एक से बराबर होता है -b प्लस माइनस ओवर √d/2a, ये फार्मूला होता है। तो -b, तो b का वैल्यू कितना है देखिए तो -12 है, तो 12 लिखते हैं 2a, और a का वैल्यू कितना है देखिए 9 है, तो 9 लिखते हैं। तो 2 छक 12, 2 3 दूना 6, 3 3 9, तो -3/2/3 आ गया, -2/3। और यहाँ पे क्या था प्लस माइनस 0, चूँकि डी का वैल्यू 0 आ गया, तो इसको एक बार जोड़ो 0 से, या 0 से एक बार घटाओ, -2/3 को एक बार 0 से जोड़िए और एक बार 0 से घटाइए, तो वही ना आएगा, जोड़ेंगे भी तो नहीं घटाएंगे भी तो नहीं, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए तो अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता 75वें सवाल क्या, बड़े मजेदार के सवाल है। बोलता कि x² - kx + 1 बराबर 0, तो दो वास्तविक मूल हो तो k का वैल्यू निकालो। वास्तविक मूल हो तो k का वैल्यू निकालो। तो वास्तविक मूल मतलब क्या समझे, मतलब जिसका हल हो, है ना, जिसका x बराबर 0 के बराबर हो, यानी कि b² - 4ac बराबर 0। वास्तविक मूल तो ये होता है ना, 0 बराबर हो तो वास्तविक मूल होता है, ऐसे वास्तविक समान। तो बोला वास्तविक मूल हो तो यही मान लेते हैं। तो b का वैल्यू कितना दिया, k दिया, तो k का स्क्वायर देखिए, है ना, k का वैल्यू k, चलिए 4, और a का वैल्यू 1, 80 का वैल्यू 1 लीजिए। तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 एकम 4, तो जाकर उसे चल जाएगा। ओके, तो क्या पता चल रहा, k बराबर जो है 4 का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब कि 2, है ना, क्या जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बेहतर होगा कि इसको बड़ा करके लिखें, ठीक है, क्योंकि 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो ऐसे करके यहाँ पे, चूँकि ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया हुआ है, 1 तो कभी आएगा नहीं बराबर में, जब भी आएगा तो 2 के रूप में आएगा, तो हम बड़ा ही करके लिखेंगे। तो होता है ना, जब d जो है 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक होता है ना जी, तो हम ऐसे करके लिखेंगे, तो कोई दिक्कत, k जो है 2 से बड़ा है, बस ऐसे समझ लीजिए, आंसर भी हो गया। बोलता है क्षेत्र में क्या, कौन सा पद -81, लीजिए आपको देख के शायद आंसर आ गया होगा, -81 कौन सा पद है, मतलब कि कौन सा पद, मतलब n निकालना है। तो -81 दिया हुआ है, tn दिया हुआ, तो फॉर्मूला का होता है a + n - 1 × d। a का वैल्यू कितना 21 दिया हुआ, तो a + n - 1 × d का वैल्यू कितना है देखो, घटाइए, तो 18 में से 21 घटा देंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 18 में से क्या करेंगे 21 को माइनस कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे घटा लेते हैं, 18 में से 21 घटाते हैं ना 21, तो कितना आ जाएगा 18 8 3 11, तो मतलब -3 हो जाएगा, तो -3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो -81 बराबर कितना हो जाएगा 21 प्लस माइनस गुना कर दो -3 से, तो -3n हो जाएगा, माइनस प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 को n से गुना करें -3, और 3 को 1 से गुना करें, तो देखो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 21 3 जोड़ेंगे कितना 24 हो जाएगा, है ना, और 24 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि 24 यहाँ प्लस में बन रहा है, 21 3 24 बनेगा प्लस में, इन दोनों जोड़ेंगे ना, 21 3 24 इधर आके घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 50 105 माइनस में, और -3n, तो दोनों माइनस तक कट जाएगा, तो 3 से काटो, 3 3 9 3 5 15, 3 3 9 3 5 15 कितना आ गया 35 आ गया, यानी कि 76 का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। देखो डियर 77 नंबर सवाल है, बहुत लॉन्ग बनेगा, इसलिए इस सवाल को मैं बनाऊंगा सब्जेक्टिव में, ठीक है, सॉरी इसके लिए मैं आपको सब्जेक्टिव बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। 77 नंबर सवाल है, थोड़ा लॉन्ग बनेगा, यहाँ पे बनाऊँ तो जगह नहीं मिल पाएगा, और टाइम भी 10 मिनट किलो हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, रहने दो, अगर आपसे बन जाता है तो मुझे बताना, यस सर बन गया। चलिए तो बोलता है क्या AP का 121 117 113 का कौन सा पहले पद ऋणात्मक पद होगा, कौन सा पद सबसे पहले ऋणात्मक होगा, तो आप क्या करना पड़ेगा, हमको कौन सा पद तो निकालना पड़ेगा, लेकिन जो भी पद होगा वो
ऋणात्मक हो, इतना तो पता चल रहा है हाँ कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक। अब देखिए कमते जा रहा कमते जा रहा, कितना कम रहा, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू 121 है। ओके, तो पता हमको कैसे करना, इसको हमको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमको ना तो एन पता है ना तो आखिरी पद पता है। हो सकता है कि 22वां पद हो, अब 22वां पद कितना हमको पता नहीं है, तो चलिए 1 से गुना करते हैं 32वां सौ। तो ये मान लेते हैं कि एन जो हमारा 32वां है, तो हम बैठाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का कितना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -4, तो 121 कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा -4, तो 121 माइनस 4 एकम 4 चौथे 12, तो कितना आ जाएगा देखो तो लीजिए -3 आ गया। तो पता तो आंसर तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंट कितना कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है 4 का डिफरेंट आ रहा है, कितना डिफरेंट आ रहा है -4 का डिफरेंट आ रहा है, और यहाँ पे जो हम लाए हैं 3, तो जाहिर सी बात है कि यही पहला पद यही होगा जो 3 का डिफरेंट होगा, क्योंकि एक 32वां पद जब आ रहा, 32वां पद जब -3 आ रहा, तो जाहिर सी बात 15वां पद तो माइनस तो आएगा नहीं, प्लस में ही आएगा, है ना। अब 42वां पद तो और माइनस में जाएगा, ठीक है। अब 20वां पद भी तो प्लस में आएगा, जब 32वां पद यहाँ पे -3 आ रहा, तो जस्ट इसका कम अगर 31वां पद लेते हैं तो वो मेरे ख्याल से इस एक या तो हाँ एक आना चाहिए वो, ठीक है 1, तो यहाँ पे -3 जा रहा, तो फिर पता क्या चल रहा, पता ये चल रहा कि हमारा आंसर ए होने वाला है, तो ऑप्शन से इसको बनाएंगे। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे घूंघट ऐसे करके, तो 64 का 8 और 25 का 5, 79 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। देखो 80 नंबर सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए समझने वाला सवाल भी अच्छे वाला, अच्छे सवाल। देखिए क्या बोलता है, बोलता है क्या कि पी क्यू आर पी एस बटा एस क्यू, पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर दिया हुआ, इसका पी एस टी दिया कितना बराबर है पी क्यू आर का। अब देखो ये पहले तो सबसे पहले बात बता दी यहाँ पे कि पी एस जो है बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, ये हो गया पहले। तो ये ऐसा कब होता है, ये ऐसा कंडीशन कब होता है, जब त्रिभुज पी एस टी है ना, समरूप त्रिभुज जो है पी क्यू आर बराबर होगा, तभी तो ऐसा होता है। और जब समरूप होने का मतलब समरूप कब होता है, समरूप होता है कब, जब एस टी जो है समांतर होगा क्यू आर का, एस टी क्यू आर का समांतर होगा, ठीक है समांतर होगा। अब समांतर हो गया तो ये देखो जब ये दोनों लाइन समांतर हो गया तो ये जो है बिंदु, ये एस जो है पी के बराबर, चूँकि पहले बोल रहा पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है, पी एस टी पी आर क्यू, तो एस जो है क्यू के आर के बराबर है। अच्छा जब ये दोनों रेखा समांतर हो गया तो समांतर रेखा में खींची गई एक प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होता है, संगत कोण क्या होता है बराबर होता है। तो ये एस यहाँ पे है तो ये कोण इसके बराबर होगा, है ना, ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ये भी एस क्यू के बराबर हो गया, एस पी के बराबर हो गया। पता क्या चल रहा, पता ये चल रहा कि जब ये दोनों ये भुजा क्यू भी बराबर हो गया, क्यू मतलब जब एस जो है क्यू से भी बराबर हो गया, एस पी से भी बराबर हो गया, तो एस तो दोनों से बराबर हो गया, तो क्यू और आर अभी आपस में क्या हो गया बराबर है। और आपको पढ़े होंगे कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो उसके संगत कोण में क्या होता है बराबर, संगत भुजा क्या होता है बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज के दो संगत भुजा जब बराबर होते हैं तो संगत कोण बराबर होता है, और जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है तो उसका संगत भुजा भी बराबर होता है। तो इस तरह से वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। कौन त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए तो सवाल 81 पढ़ते फटाफट, है ना। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो पी क्यू दिया हुआ है तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, परिमाप दे दिया है ना, क्या दिया परिमाप दिया। तो देखिए इस सवाल को समझिए, सवाल क्या बोलता है, बोलता है कि समरूप दो जो है त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूप त्रिभुज क्या होता है, जब ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, मतलब हम यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर कैसे समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज पी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अब जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो आपको पता है उसकी भुजाओं के संगत अनुपात क्या होता है बराबर होता है। जब दो त्रिभुज तो ए बी बटा पी क्यू है ना, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा क्या सर ए सी बटा पी आर होता ना। जब तो दो त्रिभुज बनाएगा तो उनके भुजाओं का अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब देखो इतना बराबर मैं क्या मान लिया, इतना बड़ा मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मानता हूँ x मान लेता हूँ, कुछ ना कुछ होगा, इतना बड़ा x मान लिया। अब बोलता क्या, अब बोलता कि एक बड़े त्रिभुज है ए बी सी, एक छोटे त्रिभुज है पी क्यू आर, इनका परिमाप दे दिया ए बी सी का 36। मतलब पता क्या चल रहा कि ए बी भुजा ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी, इन तीनों का जोड़ कितना है 36 है। परिमाप तो ये होता है, इन तीनों का जोड़ कितना है 36 है। और इसका है भुजा पी क्यू, अब भुजा क्यू आर, अब भुजा
पी आर, है ना। इन तीनों भुजा का जोड़, क्योंकि भुजा का जोड़ ही तो परिमाप होता है डियर, है ना। भुजा का जोड़ तो परिमाप होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम देखो कुछ दिमाग यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब ये हमारा क्या पता चल रहा, पता ये चल रहा है यहाँ पे। अब जो मैंने यहाँ पे माना, ये जो माना है, इससे मैं ए बी निकाल सकता हूँ, बोलो तो। अगर हम ए बी निकालूंगा तो क्या पी क्यू को एक्स से गुना कर देंगे, हो जाएगा ना। पी क्यू को एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से पी क्यू हो जाएगा, बोलोगा ना। ए बी, अगर बी सी में निकालता हूँ, बी सी, तो एक्स को क्या करेंगे, क्यू आर से गुना कर देंगे। अगर मैं निकालता हूँ ए सी निकालता हूँ, तो ए सी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स को पी आर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए तीनों क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पे एक्स कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, हो गया। चलिए मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे नीचे देखो तो नीचे आप देखेंगे ए बी बी सी ए सी कितना था, 36 था हमारा, 36 लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक्स, ये पी क्यू कितना आया था, 24 आया था, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24 लिख देंगे, ईजी है। 24 यहाँ पे लिख देते हैं, 24 यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा डियर, 36 बटे में हो जाएगा, है ना, 36 बटे 24। देखिए कैसे काटेंगे, इसको काट सकते हैं। यहाँ पे 18 दूना 36 और कितना 12 दूना 24 और काटेंगे 6 3 18 6 दूना 12, 3/2। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब हमको निकालने क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे निकालने क्या बोल रहा है आपको, निकालने क्या बोल रहा, ए बी निकालने बोल रहा है। पी क्यू दिया है, ए बी निकालना है, पी क्यू दिया और ए बी निकालना है। तो पी क्यू दिया और ए बी निकालना, तो ए बी कहते यहाँ पे अभी तो हम लोग किए थे ना। देखो ए बी बराबर क्या निकले, देखो ए बी बराबर किए थे, है ना जी, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या करेंगे, एक्स से, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स दिया, एक्स का वैल्यू कितना है, 3/2 आया। और पी क्यू तो हमारा दिया 10, है ना। तो काटेंगे 2 5 10, 5 दिया 15, आया आंसर सी। तो 81 का आंसर क्या होगा, इस तरह से 81 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब बोलते 82 सवाल बोलता है क्या, बोलता है कि बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदु मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालिएगा, इसको जोड़िएगा, 10 और 6 जोड़िए कितना होगा, -10 है प्लस 6 है, तो कितना है, -4/2 यानी कि -2 आ जाएगा। और 6 को -10 से जोड़ेंगे तो ये भी तो वही बात है, ये भी तो वही बात आ गया, -4/2 यानी कि -2। तो -2 दोनों आ रहा है, यानी कि 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का पता चल रहा आंसर जो है इसका, 82 का आंसर डी हो जाएगा सही। चलिए 83 बोलते हैं, कोई बिंदु 0 6 है तल में, इस बिंदु स्थित किस अक्ष पे होगा। तो देखो y एक्स हमारा 0 है और y कितना 6 है, तो जाहिर सी बात है y एक्स पे रहेगा, है ना। जहाँ पे है जो एक्स का वैल्यू तो 0 है, y का अक्ष 6 है तो y पे रहेगा। बोलता क्या, मध्य बिंदु का केंद्रक निर्देशांक, देखिए बनाना पड़ेगा इसको, देखिए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है, ये केंद्रक यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। और बोलता कि a का वैल्यू दिया -1 4 दिया हुआ है, ठीक है। और b का वैल्यू दिया 5 2 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक का निर्देशांक 0 -3 दिया, 0 -3 दिया, ये दिया 0 -3। तो बोलता है सी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकालिए। तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना, ए क्या होता है, x1 + x2 + x3/2 3। तो x1 कितना है, -1 है, x2 कितना है 5 है, x3 नहीं पता तो हम x y मान लेते, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, x मान लीजिए। और बटा 3 किसके बराबर होता है, ये x, ये केंद्रक के x के बराबर होता है। x हमारा कितना दिया, 0 दिया हुआ है, तो 3 होता 0 हो जाएगा। तो 4 + x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -4। देखो -4 कहीं पे है, एक जगह तो मिल रहा है हमारा x, जाहिर सी बात x तो हमारा शुरू में ही रहेगा। एकदम एक सवाल बनाएंगे आपके माइंड में तुरंत आंसर ये आना चाहिए कि x, देखो -4 यहाँ पे भी है, लेकिन -4 जो y की जगह पे है और हमारा आंसर है -4 x जगह पे, तो बस आप इसका आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है ना, इजी है। tan 45 1 के बराबर हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। चलिए सेक देखो कितना हल्का सवाल दिया है यहाँ पे, बोलता क्या सेक यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा। तो इजी है ना, रूट सेक थीटा के बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 2/√3, ठीक है। ये कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है कॉस सेक का उल्टा होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 कितना √3/2, तो उलट देंगे तो सेक बन जाता है, कॉस 30 तो सेक भी 30, है ना। देखिए ये फॉर्मूला, इसको तो पता है, इसको हल करो, किसी एक को हल करो, किसी एक को बनाओ। कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में बदल जाएगा, साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में बदल जाएगा, तो फिर घटा देंगे क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, है ना। एक खंबे को चाहिए कि छाया का अनुपात देखो दे दिया है, खंबे है छाया है, खंबा कितना है 1 है, छाया है √3। तो बोलता है प्रकाश का स्रोत का उन्नयन करो, ये हो तो कैसे निकालना, tan बराबर निकालना पड़ेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/√3,
1/√3, और 1/√3 कितने बराबर होता है? 30 डिग्री के बराबर होता है। 1/√3 tan 30 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत? बोलते हैं एक सीढ़ी ऐसी दीवार है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत सारा सवाल दिया हुआ है। एक सीढ़ी ऐसी है, ABC है, दीवार है, ठीक है, सी बिंदु पे मिलती है। ACB, कौन ACB? ये कौन दे दिया? 45 डिग्री। बोलता है BC 5। एक बात तो हमेशा आप याद रखें, 5। जब भी थीटा 45 दे दे, जब भी थीटा 45 दे दे आपको, है ना, और आपसे बोले क्या ऊंचाई निकालेंगे, तो वही थीटा होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा सीढ़ी की ऊंचाई, क्या निकालेंगे? सीढ़ी की ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे? सीढ़ी की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? AG है, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप इसको फॉर्मूला बना लो चाहे जो बना लो। देखो लंब बटा आधार किस में होता है? लंब बटा आधार आपको पता है, लंब बटा आधार tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लेकिन यहाँ पे कर्ण है ना, लंब बटा कर्ण बटा लंब, है ना, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो पता है इस केस में होता है सेक होता है, सेक 45 डिग्री बराबर होता है कर्ण बटा आधार, है ना। कर्ण कितना है? AC है, और आधार कितना है? BC है। कर्ण का वैल्यू कितना होता है? बोलो। सेक 45 का वैल्यू कितना है? तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, उल्टा हो जाएगा इसका। cos 45 का 1/√2 होता है, तो सेक 45 का इसका उल्टा हो जाएगा। और AC का वैल्यू तो नहीं पता, BC का वैल्यू कितना पता है? 5, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 5√2, है ना। ऐसे बना लो, या तो देखो ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 ही होगा, क्योंकि 45 डिग्री कोण है तो ये भी 5 बनेगा। अब देखो कर्ण के स्क्वायर कैसे निकालेंगे? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ऐसे निकाल दो। तो 25 से 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 50 को तोड़ोगे तो 50 5√2 ही तो आएगा। क्लियर है? तो ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, बात बराबर है। चक्र चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? चक्र चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। मजेदार का सवाल। चलिए देखो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं। एक बाहरी बिंदु ले लिए वृत्त, और यहाँ से एक इधर से एक, 2 ही ना खींचेंगे, 2 ही खींचेंगे। और दोनों की लंबाई क्या होती है? दोनों की लंबाई जो होती है वो एकदम समान होते हैं। दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होते हैं। अब देखो सवाल बोलता है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 9, 19 और 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो? तो दोनों परिधि निकाल दो, तो 2πr निकालेंगे। 2 त्रिज्या है ना, 2πr, यानी कि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भी इसका भी परिधि निकालो और इसका भी परिधि निकालो, और ये इसका जो निकालेंगे इन दोनों का योग के बराबर होता है दूसरी परिधि। तो कितना होगा? 2πr, यानी कि 2 लिखते हैं, 2πr का वैल्यू कितना दिया? 19 प्लस 2πr का वैल्यू कितना दिया? 9 दिया हुआ, और ये बनेगा 2πr, बड़ा एक वृत्त बनेगा, ठीक है, बड़ा वृत्त बनेगा। उसका बोलता है जिस त्रिज्या निकालेंगे उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जो उस वृत्त, यानी कि एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ है, इसका परिधि यहाँ पे लिखा, इसका परिधि लिखा, और एक बड़ा वृत्त बन गया। तो इस बड़ी वाली वृत्त है उसकी निकालें त्रिज्या। तो कितना हो गया? देखो तो 19 दूना 38 पाई और 9 दूना 18 पाई बराबर 2πr। तो कितना हो गया? 8 8 16 और 3 4 56 पाई बराबर 2πr। अब देखिए काट लिए, पाई काट लीजिए, 28 दूना 56 हो गया ना। कितना आसान सवाल। तो मैं सवाल ये तो खैर मैं तो बताया भी हूँ आपको। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात बोलो, चढ़ा दो ना ऊपर, घूंघट चढ़ा दो यहाँ पे। चलो बोलता क्या? यदि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? जब वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो आधा करेंगे क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? πr, नहीं, एक 2r ऐसे भी होता है, यानी कि r × पाई + 2, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप यहीं से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे नीचे करता हूँ मैं। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का व्यास निकालना है, व्यास दिया हुआ है, अच्छा, तो अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। तो निकाल लीजिए ना, व्यास जब दिया 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और पाई का वैल्यू बैठा ही दिया, चलो बैठा दो, पाई + 2 तो 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 22 + 7 दूना 14, तो 7 से कटेगा, कितना जाएगा? जोड़िए तो 36 आ जाएगा ना। इजी है ना। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो 95 सवाल क्या बोलेंगे? ये बोलता है ये जो क्या बोलता है, चित्र में के परिमाप क्या होंगे? इसका परिमाप निकालना है। अर्धवृत्त है ABC, ये एक AED एक अर्धवृत्त है, तो परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे परिमाप? एक्चुअली अगर हम इसको नहीं काटते, ऐसे करते हैं, तो क्या बनता है? एक आयत बन जाता। तो आयत के क्षेत्रफल में इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो हमारा बचेगा परिमाप इसका। तो मतलब परिमाप बोले तो एक क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। चलो ठीक है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे? ये हमारा जो है ये क्या है? ये देख रहे हैं, ये अर्धवृत्त का बना हुआ है, ये है ना, ये अर्धवृत्त का बना हुआ है। चलिए, तो ये ऐसे है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी, यानी कि एक जो अर्धवृत्त होता है दिया हुआ है वो। तो इजी है इसका परिमाप निकालना। देखिए परिमाप क्या होता है? एक्चुअली परिमाप तो ये घेरा, चारों घेरा जो है ना, इसको जोड़ लीजिए,
तो जोड़ लेते हैं। तो ऊपर क्या, ऊपर एक अर्धवृत्त बना, देखो बोल दे ऊपर क्या है, एक अर्धवृत्त बना हुआ है। तो पहले तो ये इसका निकाले थे कि इधर निकालेंगे तो क्या होगा, 20 निकल जाएगा। इधर तो 14 दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। तो कितना हो गया, 20 20 40, 14 कितना हो जाएगा, 40 14 हो जाएगा 54 हो गया। अब बोलता क्या, अब ये बच गया ना, ये लाइन तो लेना पड़ेगा। तो ये लाइन क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप सिर्फ इतना नहीं, ये वाला नहीं जो मैं रंगा हूँ, ये नहीं लेना है क्योंकि ये फिगर में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ आपका ऐसे दिया हुआ था ऐसे, तो ऐसे ही लेना है, यही वाला लेना है आपको, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त जो एक वृत्त होता है उसको जब काटते हैं तो अर्धवृत्त बन जाता है वो, है ना। तो मतलब ये वाला, मतलब ऐसे काट दिए ये, मतलब हम समझ रहे हैं, ऐसे काट दिए तो यही वाला हमको निकालना, यही वाला। तो पाई होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है परिधि, तो आधा करेंगे तो कट जाएगा, तो पाई आर बोले तो यहाँ पे जोड़ते हैं पाई, और आर कितना हो जाएगा, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या तो ही व्यास 14 ही बनेगा, क्योंकि अर्धवृत्त इसी भी बना तो व्यास 14 रहेगा, तो आर कितना हो जाएगा 7, 7 कटेगा, 22 54 जोड़े कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 7 है तो इसका आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 कट गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना कर दो, गुना यहाँ पे कर दिया करो, 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7 ऐसे हो गया ना, एक साथ तो यहाँ से खलास हो गया। अब क्या करोगे, 7 7 49 हो गया, 49 यहाँ पे लिख दो, 4 × 22 × 49/3, है ना। हाँ तो ये जाहिर सी बात है नीचे जो 3 आना है, जाहिर सी बात यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही कि नीचे 3 आना है, और ऑप्शन में है कहीं जो नीचे 3, देखिए तो ज़्यादा माथा मतलब खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, बस लगा सकते हैं, ठीक इजी से। बता क्या, 2 बेलन के त्रिज्या, ये तो खैर त्रिज्या का अनुपात दे दिया, ऊंचाई का अनुपात दे दिया। बेलन का आयतन निकालना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कट ही जाएगा, आर स्क्वायर बोले तो 2, देखो पहला का आर स्क्वायर तो 2 × 2, एच कितना है 3 है, 3 यहाँ पे क्या है 3 × 3, एच कितना है 2 है, तो 3 3 कटा 2 सॉरी, तो 2 दूना 4 3 3 9 3 दूना 6 सॉरी 4/6, 4/6 काटेंगे तो कितना आएगा, 4/6 को काटेंगे तो 2/3, है ना, 4/6 आएगा ना, तो 2 और ये 3 आएगा। देखो आंकड़ा का निकालना माध्य इजी है ना, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा 24, और 4 पीछे तो बाकी 4 6 24 हो गया। चलिए अब 2 सवाल और बच गया, इसको खत्म कर लेते हैं, फिर आपको हम लॉन्ग सवाल दिखा लेंगे, आपको जो बनते देख लीजिएगा। 20 संख्याओं का अंतर समांतर माध्य 5 है, इनके 8 संख्याओं का समांतर माध्य 8 है, तो इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या था, पहले 20 का माध्य कितना दिया 5, तो 20 का माध्य बोले तो संख्या कितना होगा 20 5 100 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 20 संख्या का समांतर माध्य 5 बोलेगा ना, तो टोटल संख्या कितना होगा, टोटल संख्याओं का योग निकालना हमको, ऐसे निकालेंगे, तो 20 5 100 हो गया। अच्छा और बोलते हैं इनमें से 8 संख्या का समांतर माध्य 5 है, 8 का समांतर माध्य 8 है, तो 8 8 64 हो गया, कुल योग कितना हो गया 164 हो गया। अब बोलता है कि शेष संख्याओं का समांतर माध्य शेष, तो 20 का तो 5 दे दिया, ठीक है, 20 का 5 दे दिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 संख्याओं का माध्य कितना दिया, 20 संख्याओं का माध्य दिया है 5, मतलब ये टोटल 20 का कितना दिया 5 दिया। और बोलता है इनमें से यानी कि 20 में से 8 का दिया 64, तो आप बताओ जब 20 संख्या का माध्य 100 है और 8 संख्या का माध्य 64 है, तो बाकी कितना संख्या बच गया डियर, बाकी बच गया कितना आपके पास 12 बच गया। तो 12 का माध्य कितना होगा, घटा दीजिए ना, यहाँ पे घटा देते हैं, कितना हो गया देखो तो 10 में से 4 घटेगा 6 और 9 में से 6 घटेगा 3, ठीक है हो गया। तो हमारा ये योग निकला, क्या निकला योग ने 12 संख्याओं का योग निकला 36, 20 संख्या का माध्य 5 था, तो 20 संख्याओं का टोटल योग निकाल लिया कितना 100 निकल गया। फिर बोला कि इनमें से 8 संख्याओं का माध्य 8 है, तो 8 संख्याओं का माध्य 8 है, तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा, जो माध्य होगा तो 64 होगा, ठीक है। अब 12 का निकाल, चूंकि 20 में से तो 8 का तो पता चल गया 64 है, तो 12 कितना होगा, जब टोटल का योग 100 आ रहा, 20 संख्या का जोड़ 100 आ रहा, 8 संख्या का योग 64 आ रहा, तो 12 संख्या का योग कितना आएगा, घटा लेंगे 36 आ जाएगा। अब 36 हमारा योग आया, अभी माध्य नहीं निकला, तो माध्य कैसे निकालते हैं, योग को जितना संख्या उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 12 दूना 36 कितना आ गया है ऑप्शन 90 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12 3 36, सॉरी 12 3 36, हाँ 12 3 36, ठीक है 12 3 36। सम संख्याओं का माध्यक क्या होता है, इजी सवाल है, सम संख्याओं का माध्यक निकालना है, माध्यक तो सम संख्या का माध्यक निकालते हैं n+2वां पद, है ना, n+2वां पद और n+2+1वां पद, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जैसे 2 4 6 8 ऐसे दिया हो। अब इसका कैसे निकालते हैं, तो कितना पीस है 4 पीस है, तो हम लोग तो जानते हैं ना, ये 2 पीस साइड करो और जो बीच वाला है इनको जोड़ के डिवाइड कर दो, ये जानते हैं। अब फॉर्मूला में यहाँ पे n+2वां पद n कितना 4 है, तो 4 + 2,
4 + 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2वां पद, तो 2वां पद कितना है, 4 है ना, 4 है। फिर बोलते n + 2 + 1वां पद, यानी कि 4 + 2 + 1वां, तो 4 देखो 2 2 4, तो कितना हो गया 3, तो 3वां नंबर कितना है 6। अब 4 2 6 को बोलता है औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, जितना पीस होता है डिवाइड करते हैं, तो 2 पीस है तो 2 पीस से डिवाइड कर दिए। क्लियर है। अब मैं आपको फास्ट में थोड़ा दिखाता हूँ, बिकॉज टाइम बहुत काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। मैं टाइम नहीं बताऊँगा कि अभी कितना टाइम हो रहा, रात की कितना बज रहा अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन आप जान लीजिए बहुत काफ़ी समय हो रहा। मतलब देखिए, ये आप सवाल बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कितना सवाल बना, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो डियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले, सब 2 नंबर वाला सवाल है, ठीक है, बना लो। ओके, देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें से बहुत सारे सवाल है जो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें से बहुत सारा सवाल है जो रोज़ 12 बजे दिन में जो क्लासें चलती है ना डियर, उसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब सवाल ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, दीर्घ वाला सवाल ले लो, ले लिया। वीडियो को देखो, ये सब सवाल, ये सब देखो, ये सवाल बताया ना, कितना बार सवाल बताया, ये भी सवाल बताया हूँ, ये संकोला भी बताया हूँ, ये भी बताया हूँ, ग्राफ तो बन ही जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए ये टंकेल बताया था मैं आपको, हाल फिलहाल बताया था ये वाला। 34 सवाल और हैं, देख लेते हैं और है क्या, और नहीं है। चलिए तो यहाँ पे सवाल हो गया लास्ट। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, और अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना डियर कि सर मैं लास्ट तक वीडियो देख लिया हूँ। और जो मैं एक क्वेश्चन नहीं बता पाया हूँ ना, उसको मतलब बता ही देता, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वक्त लग जाता, उसी क्वेश्चन को हल करने में मुझे 10-15 मिनट टाइम लग जाता, चूँकि लॉन्ग सवाल था, उसको मैं सब्जेक्टिव में हल करके बता दूंगा। ऐसे बहुत सारा सवाल है जो सब्जेक्टिव में आता है, 2 नंबर में आता है, तो इसी तरह पढ़ रहे तो सब्जेक्टिव क्लियर है। ओके चलो, मजा आया तो लाइक वाइक करो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।